हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 16 में। तो सॉल्यूशन चल रहा था हमारा कल, और ऑफ कोर्स जब तक लेसन खत्म नहीं होता तब तक हमारा सॉल्यूशन ही चलेगा। तो गाइस आज हम सीखेंगे राउल्ट्स लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे वाले, है ना। उसके बाद आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशंस के बारे में सीखेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शायद से डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हम देख लेंगे, है ना। वो वाली हमारा आज हो जाएगा, लेकिन तभी जब ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से बेसिक के साथ कवर कर ले, ठीक है। सबसे पहली बात मैं कल थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा। कल का जो लेक्चर मैंने लिया था, कल हमने सीखा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में वहां पे पार्शियल प्रेशर निकालने का मेथड था। पार्शियल प्रेशर हम निकालते हैं कैसे? वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर उस वोलेटाइल लिक्विड का इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द स्पेसिफिक लिक्विड, एंड द सेकेंड बाइनरी मिक्सचर उसका कितना मोल फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाइड बाय उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ में ये तो था। अब एक ग्राफ है हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा उतना ठीक से। तो हम यहाँ पे थोड़ा ठीक से देख लेंगे और ग्राफ में कहना क्या चाहते हैं। पहली बात, मैंने कल आपको एक राउल्ट्स लॉ का जो फाइनल डेरिवेशन, फाइनल लास्ट स्टेटमेंट था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में उन्होंने वो बना दिया है, यानी कि P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, यह है वेपर प्रेशर्स, है ना। उसके बाद ये आ गया x2 और फिर आ गया प्लस P1 नॉट। ऐसा हमारा लास्ट फाइनल स्टेटमेंट था, है ना, जैसे मैंने बताया था। अब ये अगर मैं रिप्लेस करूं जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इफ यू कैन सी इट, वेयर वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। वी ऑलवेज डू दैट, राइट, है ना। हमेशा यहाँ पे y एक्सिस होता है, यहाँ पे x एक्सिस होता है हमेशा की तरह। तो y वर्सेस x प्लॉट करेंगे तो हमको समझ में भी आ गया। अब हमें प्लॉट क्या करना है, क्या प्लॉट करना है? प्रेशर, टोटल प्रेशर वर्सेस x2, that is the mole fraction of the second volatile component। अगर मैंने उस डेरिवेशन में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 में x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 सब्सटीट्यूट किया था तो x1 एलिमिनेट हो गया। अगर मैं दूसरा करता x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 तो क्या आता? यहाँ पे x1 आता, तो ग्राफ बेसिकली y वर्सेस अपना प्रेशर वर्सेस x1 होता, राइट। तो बस अभी उल्टा है, मोल फ्रैक्शन किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का ले लो, ग्राफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर ही आएगा, है ना। अब ये टोटल प्रेशर है, y वर्सेस x का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ में से हमको कई चीजें मालूम पड़ती हैं। अब पहली बात, इंटरसेप्ट है c, राइट, यानी कि P1 नॉट। अब P1 नॉट और P2 नॉट आपको ये समझ लेना है, P1 नॉट और P2 नॉट ये दोनों वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट्स के A और B के, है ना। तो ये दोनों कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर ये कांस्टेंट है क्योंकि ए के और बी के सोलो वेपर प्रेशर है, वो भी प्योर, ठीक है। अब यहां पे दिया है P1 नॉट इज द सी इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यानी कि क्या? जो ओरिजिन से ना चालू होते हुए किसी इंटरसेप्ट से चालू होता। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स रहता यानी कि c 0 रहता तो ग्राफ हमारा ओरिजिन से चालू होता, है ना। लेकिन ग्राफ हमारा इस दफा स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसके पास इंटरसेप्ट भी है, तो एक स्टेप से वो चालू होगा, यानी कि इस c स्टेप से। अब c क्या है? P1 नॉट, तो यहां से P1 नॉट से शुरू होगा ग्राफ, है ना। और ग्राफ वर्सेस x2 है, तो x2 इनिशियली तो 0 है, लेकिन x2 यहां पे 1 हो जाता है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा, 0.1, 0.2, 0.3 कैसे भी स्केल ले लो जैसे आपको चाहिए, ठीक है। वहां पे वो सब दिया नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना ग्राफ के प्रॉपर्टीज हमारा सीखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ग्राफ में टेक्स्ट बुक में उन्होंने इतनी क्लियरिटी नहीं दी है, इसलिए मैं आपको हर चीज हर एक इंटरसेप्ट के साथ आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे x2 जो है वो 0 है और x2 यहाँ पे 1 है। अब जब x2 0 है यहाँ पे तो x1 की वैल्यू 1 होगी, है ना। मोल फ्रैक्शन यानी कि क्या? दोनों का मोल्स कितने प्रेजेंट है। अब जब x2 0 होगा तो x2 जब 0 है मतलब x2 0 है मतलब क्या कि दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो x1 इज इक्वल टू 1 है, यानी कि फुल्ली जो भी उस बीकर में सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा x1 है। सो सिमिलरली व्हेन x2 इज इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन x2 इज 1 यानी कि पूरा सॉल्यूशन x2 का ही बना हुआ है, तो x1 की वैल्यू बचेगी क्या? नहीं, x1 विल बी 0। एंड सो we draw this graph is a straight line and it ends here with P2 नॉट, यानी कि
अगर x2 1 होगा यानी कि x2 की पूरी वैल्यू है तो हमारा वेपर प्रेशर मिलेगा P2 हमको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने ये वाला ग्राफ निकाला है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में राउल्ट्स लॉ के डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा था कि वेपर पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर, ये फर्स्ट वोलेटाइल कंपोनेंट का। सेकंड का P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट। ठीक है, अब मैं इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में निकालना चाहूं तो y इज इक्वल टू mx ऐसे आएगा, यानी कि P1 वर्सेस x1 का ग्राफ मुझे निकालना पड़ेगा और हमारा स्लोप होगा P1 नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम निकालेंगे इसका ग्राफ। अब देखो यहां पे इन्होंने ग्राफ कैसा दिया है कि अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और यहां पे इंटरसेप्ट दिख रहा है कि आपको इंटरसेप्ट इज 0, तो दोनों के दोनों जो ये वाले हैं डेफिनेशन वाले ग्राफ है y इज इक्वल टू mx वाले, C0 यहां पे, वो दोनों ओरिजिन से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? ओरिजिन से। अब देखो मेन ये है कि अब P2 कहां होगा, P1 कहां होगा। अब देखो जब x2 इज इक्वल टू 1 है वहां जाके P2 एंड होगा, तो यानी कि क्या मैं क्या करूंगा, P2 को यहां से शुरू करूंगा और यहां पे एंड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये P2 वाली लाइन हो गई। P2 स्टार्टिंग में 0 था, जब x1 1 होगा यानी कि x1 की वैल्यू टू द फुलेस्ट होगी तब P2 की कोई वैल्यू होगी क्या? नहीं। तो यहां पे x1 1 है तो P2 क्या है? 0। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है यानी कि x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे P2 भी बढ़ रहा है, और x2 जब 1 हो गया तो ये P2 की प्योर कंपोनेंट वैल्यू तक पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे P1 चालू होगा इस ओरिजिन से, P2 इस ओरिजिन से चालू होगा तो P1 इस ओरिजिन से चालू होगा, P1 इस ओरिजिन से चालू हुआ और एंड होगा P1 नॉट पे, यानी कि जब x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी टू द फुलेस्ट, देन इट विल बी द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि P1 वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है गाइस? इसको ये डॉटेड लाइन है ना, क्योंकि ये हमारे पार्शियल प्रेशर्स है, वेपर प्रेशर नहीं। और प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर से पार्शियल प्रेशर हमेशा कम ही होगा, है ना, क्योंकि प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल वेपर प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइड है। पार्शियल प्रेशर यानी कि वो अकेला पार्शियली कितने मोल्स प्रेजेंट है उसके साथ ही वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो पार्शियल प्रेशर हमेशा कम होगा टोटल वेपर प्रेशर से। ये तो समझ में आ गया। और एक लाइन दी इन्होंने P टोटल क्या होगा, डाल्टन के लॉ से हमने कल देखा था P1 प्लस P2। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ रहा है गाइस, बहुत इजी है। देखो स्टार्टिंग में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हमको y इक्वल टू mx प्लस c से ग्राफ प्लॉट करना है। पहली बात तो हमने देखना है c इंटरसेप्ट P1 नॉट है, तो हमने P1 नॉट को एक इंटरसेप्ट बना दिया, यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, दिस इज c, दिस वैल्यू है ना, हमने P1 नॉट बना दिया। अब P1 नॉट से लेके जब यहाँ पे P1 नॉट है यहां से लेके वहां तक P2 नॉट, अब P1 नॉट और P2 नॉट दोनों कांस्टेंट्स है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देना है। अब जब यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 होगी और x1 यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जब यहाँ पे P1 है तो x1 हमारा 1 है और x2 0 है। ठीक है, और यहाँ पे वर्सेस x2 है, अगर वर्सेस x1 होता तो ये जो ग्राफ होता थोड़ा सा ऐसा उल्टा होता, ऐसा है ना, नीचे चला जाता, क्योंकि x1 अगर होता इसमें, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में थोड़े चेंजेस आ जाते अगर, है ना, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 ऐसा कुछ होता तो हम आगे देखेंगे इस चीज को। तो आप आई होप आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट्स आ रहे हैं वापस नहीं समझ में आए तो आई कैन रिपीट, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। लेकिन वैसे मैंने बार बार रिपीट करके आपको समझा दिया होगा। इसके नोट्स प्रॉपर बना लो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, है ना, उन चीजों को वापस नोट डाउन कर लो। पहला ग्राफ हमको बनाना है ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस c, दूसरा वाला y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। दोनों जो पार्शियल प्रेशर है दोनों ओरिजिन से चालू होंगे क्योंकि इंटरसेप्ट वहां पे 0 है। अब ओरिजिन से चालू होंगे ये वाले और यहां से ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफ है। और इसके हिसाब से राउल्ट्स लॉ का आपको डेफिनेशन ग्राफ के साथ अगर आप पूरा शॉर्ट नोट लिखोगे तो गाइज आपको फुल्ली 4 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आता है राउल्ट्स लॉ। कई दफा बोर्ड्स में इसके ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सीईटी में, जेईई में। तो ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज गाइज अच्छे से रीड करो, टेक्स्ट बुक में चीजें दी हुई हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगा आपके जितना हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद हमने और एक लाइन है वहां पे कि x1 x2 जो हमने देखा अब तक वो लिक्विड कंपोनेंट्स के लिए था, है ना। वेपर कंपोनेंट्स के लिए है, वेपर कंपोनेंट्स यानी कि वेपर क्यों,
जो लिक्विड मैंने कल बताया था, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, है ना, तो यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल से जो वेपर बन रहे हैं, तो वेपर और लिक्विड V एंड L ये दोनों फेज एक टाइम पे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, है ना। तो लिक्विड फेज के लिए हमने x1 x2 ऐसे मोल फ्रैक्शंस पकड़े थे, तो वैसे ही वेपर फेज के लिए हम पकड़ेंगे y1 और y2, ठीक है। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर का उसमें उसके बीच भी रिलेशन रहेगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर into the mole fraction of that gas phase for the second binary mixture, for the second component in the binary mixture. Again the vapor pressure will be the partial vapor pressure will be the pure vapor pressure into the mole fraction of that gas phase. समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, बहुत इजी है। गैस के लिए y1 y2 और लिक्विड के लिए x1 x2, ये आपको ठीक से याद रखना है बस। the variables are being changed for each phase to avoid confusion. थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे आएंगी बहुत क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको और क्लियर होता जाएगा ज्यादा से ज्यादा राउल्ट्स लॉ क्या कहना चाहता है क्या नहीं। सो प्लीज कनेक्टेड रहिए, उसको बीच में बंद मत कर दीजिएगा, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस। अब आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या है? आइडल सॉल्यूशन की पहले बात करूंगा मैं। आइडल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ ओबे करते हैं, दे ओबे द राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडल सॉल्यूशन है द डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं यानी कि मतलब क्या, ये इसके जो भी बाइनरी मिक्सचर है, इसके जो भी पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है वो मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेटिव होता है ना। उससे ज्यादा ये प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब मोल फ्रैक्शन जिसका जितना होगा उतना वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना उसका पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि वो राउल्ट्स लॉ ओबे कर रहा है। यहां पे राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, यानी कि मतलब क्या, कि अगर समझो कोई सॉल्यूशन, उसमें सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शंस या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत कम है, यानी कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, और उसमें इंटरेक्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी की वजह से वो वेपर प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन से भी ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे प्योर वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बीच पार्शियल प्रेशर कभी कभी इंक्रीज हो सकता है। हमने यहां पे देखा कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वेपर प्रेशर ये पूरा सॉल्यूशन का है और पार्शियल प्रेशर उस अकेले कंपोनेंट का है। तो अकेला कंपोनेंट पूरे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कैसे बड़ा हो सकता है? तो इसीलिए आइडल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ हमेशा ओबे करते हैं, उसके दायरे में रह के वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। नॉन आइडल सॉल्यूशंस नहीं दिखाते। सेकंड हमने देखा कि मिक्सिंग के वक्त, हम देख सकते हैं मिक्सिंग के वक्त इसमें कोई हीट इवॉल्व नहीं होता, यानी कि कुछ प्रोसेस हीट को लेकर के, यानी कि उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। मिक्सिंग करेंगे तो जैसा हम मिक्सिंग कर रहे हैं वैसी तरह की मिक्सिंग होगी, एनर्जी कंजर्व होगी, कुछ एनर्जी चेंजेस नहीं होंगे। यहां पे हम देख सकते हैं मिक्सिंग में हीट लॉसेस हो सकते हैं, है ना, एनर्जी चेंज हो सकती है, और चेंजेस की वजह से भी नॉन आइडियलिटी की तरफ वो सॉल्यूशन बढ़ सकता है। थर्ड हम देखेंगे कि वॉल्यूम चेंजेस, यानी कि दो मिक्सचर्स को अगर हम मिक्स करेंगे तो इसका मैंने 50 ml लिया, इसका 50 ml लिया, तो बन के 100 ही ml होगा, वो है आइडल सॉल्यूशन। यानी कि डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा यानी कि चेंज, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज इन हीट वाइल मिक्सिंग विल बी जीरो, है ना, ऐसा भी कोई चेंज नहीं होगा। और इसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो आगे प्रॉपर्टीज और दिए गई है, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने बताया। आगे की प्रॉपर्टीज है कि आइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट, ये जो इंटरैक्शंस है, यानी कि इसके बीच में जो बाइंडिंग होती है वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल यानी कि हम सिमिलर मान सकते हैं इनको, दे आर सिमिलर टू ईच अदर इन अ वे, है ना। यानी कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच में जो बॉन्ड है, अगर मैंने शुगर लिया प्लस वाटर लिया, है ना, इसको मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं। सोल्यूट सोल्यूट बॉन्ड मतलब क्या, शुगर शुगर पार्टिकल्स में जो बाइंडिंग है वो वाटर सॉल्वेंट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग है आपस में। अगेन सोल्यूट सॉल्वेंट यानी कि शुगर और वाटर मिक्स होने के वक्त जो बाइंडिंग आती है, ये तीनों के जो बॉन्ड्स हैं वो कंपेरेबल है नियरली, ठीक है, मतलब इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। नॉन आइडल सॉल्यूशंस में इनके बॉन्ड किसी के वीक किसी के स्ट्रॉन्ग ऐसे हो सकते हैं, यानी कि देयर बॉन्ड्स आर इनकंपेरेबल, यानी कि नॉट सिमिलर इन अ सिंपल वे, इफ आई टेल यू। एंड अगेन द अनदर वन इज दे हैव गिवन
द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन ऑलवेज लाइट बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। हाँ, अभी मैंने जैसे बताया वेपर प्रेशर के बारे में स्टार्टिंग में, है ना, उसका पॉइंट में मेंशन भी कर देता हूं कि वेपर प्रेशर जो है आइडियल सोल्यूशन का वो पार्शियल प्रेशर से हमेशा बड़ा होगा, है ना, और यहाँ पे बड़ा छोटा कम ज्यादा हो सकता है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए। इन्होंने जो बताया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में कि राउल्ट्स लॉ की प्रॉपर्टीज सारी जो ये ओबे करता है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ओबे नहीं करता। तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ, उसका ग्राफ देख लिया हमने। वापस राउल्ट्स लॉ की प्रॉपर्टी के ऊपर हमने आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी के डेफिनेशंस देख लिए, प्रॉपर्टीज देख लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपरली नोट्स निकाल दो, बुलेट पॉइंट्स लिख लो। आपको आगे ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट के तौर पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर तरीके से, एमसीक्यू टाइप में, ब्रीफ आंसर टाइप में। सो ज्यादा से ज्यादा नोट डाउन कर लो। और मेन मुद्दे की बात है गाइस कि हार्ड भी नहीं है उतना। आपको अगर अटेम्प्ट भी कर सकते हो इस चैप्टर के टॉपिक्स तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप इस कंसेप्ट को लिख सकते हो, क्योंकि बेसिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, कौन कितना एग्जर्ट कर रहा है, क्या चल रहा है, आइडल नॉन आइडल, तो आप इजीली लिख सकते हो उन बातों को, है ना। तो आगे देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं नॉर्मल उसी फॉर्मूले पे, बहुत इजी है, तो मैं शायद से नहीं लूंगा क्योंकि द सेम गिवन एज प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने मोल फ्रैक्शन मेंशन किया है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर मेंशन किया है, तो नॉर्मल फॉर्मूला लिख के आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अब यहां पे दिए गए हैं डेविएशन इन द राउल्ट्स लॉ। अब मैंने बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करते, तो राउल्ट्स लॉ से डेविएट होते हैं, यानी कि दूर जाते हैं। तो डेविएशन सबसे पहली बात 2 प्रकार के होते हैं, डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ से जो डेविएट करेंगे वो सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स नॉन आइडियल ही होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं। सो डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ 2 प्रकार के होते हैं। पहला मतलब पॉजिटिव डेविएशन, है ना, और दूसरा मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो इन दोनों को हम अब देखेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसको समझने से पहले मैंने एक पॉइंट बोला था, सोल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, इनमें एक बाइंडिंग होती है जिसके इंटरेक्शन की वजह से जो होता है प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है, और प्रॉपर हीट देने की वजह से तो हमको राउल्ट्स लॉ उसमें नजर आता है कि वेपर प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर कितना, कौन एक्सर्ट कर रहा है प्रॉपर मोल फ्रैक्शन के हिसाब से। तो गाइस अभी हम डेविएशन की बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ में, तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं सबसे पहली बात, और उसमें हम इन इंटरेक्शंस की मदद से देखेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कैसे आते हैं। तो पॉइंट मुद्दा यह है कि सोल्यूट सोल्यूट, सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आइडियल सॉल्यूशंस में कंपेरेबल होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ में क्या होता है कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्वेंट के आपस में बहुत ज्यादा बाइंडिंग है, सोल्यूट सोल्यूट के आपस में बहुत ज्यादा बाइंडिंग है, लेकिन जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर रहे हैं हम, तो उसके बीच में जो बाइंडिंग है बहुत ज्यादा वीक है और ये सॉल्यूशन वोलेटाइल भी है। तो गाइस जितना एक्सपेक्टेड नहीं है उससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन से ज्यादा ऊपर उठ करके वो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि क्या, हमको वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा इसमें हमको ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ही नहीं। समझ में आ रही बात, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सोल्यूट मिक्स करते ही वहां से ऊपर उठने की कोशिश करेगा और वेपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा लिक्विड पे। तो इसीलिए राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन हमको नजर आता है। अब यहां देखिए x1 के थ्रू ग्राफ बना गया है, यहाँ पे x1 हमने x2 का बनाया था, तो x1 पे जब ग्राफ बना रहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये नीचे जा रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है। और जब x2 पे था हमने देखा प्रॉपर ग्राफ, x2 के टाइम पे क्या हुआ, इंटरसेप्ट था यहाँ पे P1 नॉट, और P1 नॉट से लेकर के P2 नॉट तक जा रहा था, है ना। लेकिन जब अगर हम x2 वर्सेस बनाएंगे, x1 वर्सेस बनाएंगे, तो ये लाइन जो है ये हो जाएगी नीचे की तरफ, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा P1 नॉट, यहाँ पे आ जाएगा P2 नॉट, क्योंकि x1 यहाँ पे 1 है, समझ में आ रहा है, और x1 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे P2 का डोमिनेशन होगा, P2 नॉट आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं, तो यहां पे फिर मैं वापस वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर्स की लाइन बना दूंगा, और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे
ऊपर उठ करके ऐसे राउल्स लॉ का आती है लाइन, है ना, ऐसी, यानी कि ये अपर सेमी सर्कल एक आ जाता है, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम है, वीक है, तो वेपर प्रेशर एक्सर्शन ज्यादा हो रहा है, तो राउल्स लॉ में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन ना दिखाते हुए ऐसा हमको कर्व दिखाने लगेगा, जो कि स्ट्रेट लाइन से बहुत दूर है, यानी कि ज्यादा वेपर प्रेशर है। अगर हम समझे उस बात को ठीक से तो समझ में आ रहा है, तो बहुत ईजी है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव डेविएशन देखें, नेगेटिव डेविएशन में इसी ग्राफ का हाल होगा नीचे की तरफ, यानी कि अगर हम देख रहे हैं ऐसे वर्सेस x1 एंड दिस इज द वेपर प्रेशर हियर, तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन आता क्यों है, ये जो तीन इंटरेक्शन है इसमें से कभी कभी क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, दे बिकम लाइक अ प्योर सॉल्यूशन एंड दैट्स द रिजल्ट। बिकॉज ऑफ इट सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से सोल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी फाइनाइट है, देखने लायक है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो गाइस सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेगा, सोल्यूट को छोड़ेगा ही नहीं, है ना, तो वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने की बात जो आती है वो बहुत कम हो जाएगा उसका एक्सर्शन वेपर प्रेशर का। तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन आती है, जितना एक्सपेक्टेड उतना प्रेशर आ ही नहीं पाता वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर जनरली व्हाट इज वेपर प्रेशर, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू एस्केप। बट अगर यहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है बाकी सब के हिसाब से देखा जाए तो सोल्यूट सॉल्वेंट को छोड़ेगा ही नहीं जब वो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, तो हमको मिलेगा नेगेटिव डेविएशन, यानी कि जितना चाहिए उतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा। तो ग्राफ में अगर हम देखें, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, है ना, तो इस ग्राफ में ये ऐसा नेगेटिव डेविएशन आने लगेंगे, जैसे कि आपको दिखाया गया है x1, उल्टा देखा जाए तो x2, और दिस इज द वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है गाइस। सो ये देखा हमने राउल्स लॉ का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशंस दिए जाते हैं आपको कि ये क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे डायग्राम्स के साथ, कुछ नीचे होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ ऐसा, और आपको पूछा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन कौन सा है। और वापस एमसीक्यू में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम होता है, ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, और पॉजिटिव डेविएशन में सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसा होता है कंपैरेटिवली, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रेगुलर रीडिंग रखिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि रेगुलर ज्यादा से ज्यादा रीडिंग रखिए। नोट्स बना रहे हैं उसको पढ़िए, आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको, क्योंकि जो नोट्स आप बना रहे हैं, खुद लिख रहे हो, जब आप उसको पढ़ोगे तो वो ज्यादा याद रहता है ना, कंपैरेटिवली जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो तो। सो नोट्स बनाते वक्त पढ़िए उसको, जो भी आप बना रहे हैं, रिविजन करते रहिए, रीडिंग करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही देखेंगे हम। अगले लेक्चर में हम लेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ शुरू करेंगे, उसमें से शायद से 2 या 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बता दूं अगर आपको, तो वो है वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, है ना। इन 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम गौर से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आपको आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दिस इज द मेजर थिंग विच इज द आवर टारगेट to practice more and more of these numericals. Okay, so in the next lecture we'll meet with those 2 concepts freshly. तो आप इसको रीड कर लीजिए एक बार अगर पॉसिबल हो तो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज्यादा मदद हो सके और ज्यादा समझ में आ सके। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए, साथ मिलकर पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए साइनिंग आउट।